गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिल गुप्ता और आपकी एमए प्रीवियस क्लास अभी स्टार्ट हुई है। तो मैंने आपको एक चैप्टर बताया था सबसे पहले अर्थव्यवस्था का प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र और उसका अन्य विज्ञानों से संबंध है। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण और सरलीकृत मॉडल और स्थानिक संगठन। तो देखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में हमने क्या देखा, देखेंगे। देखिए अर्थव्यवस्था की संकल्पना इसमें इंपॉर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था क्या चीज है, जैसे है ना। तो आपको पता है कि जो मनुष्य है वो प्राचीन काल से ही काफी काम कर रहा है ना। जब से उसने अपने आप को मतलब विकसित करना शुरू किया है तभी से वो कोई ना कोई काम कर रहा है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसने बहुत सारे काम किए, जैसे खेती बाड़ी हो गई है ना, उसने खनन किया है, खेती बाड़ी की है। तो ये सभी क्या है, ये सभी अर्थव्यवस्था के अंग कहलाते हैं ना। और इन्हीं अंगों के अंतर्गत उसने विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को, आर्थिक क्रियाकलापों को अपने लिए अपनाया है। इन्हीं क्रियाकलापों के संपूर्ण योग को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था वो है मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का एक संगठन है या संग्रह ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए दुनिया में कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे विकसित अर्थव्यवस्था हो गई, विकासशील अर्थव्यवस्था हो गई, या फिर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। ये व्यवस्थाओं के मतलब कई सारे प्रकार हैं, वर्गीकरण हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। परंतु हमें यहाँ पर इतना समझना है कि अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसकी संकल्पना क्या है। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सरलीकृत मॉडल। तो देखिए मॉडल क्या होता है अर्थव्यवस्था में। तो आपने देखा होगा कि मॉडल का मतलब होता है कि किसी पक्ष को कुछ विशेष गणनाओं के तहत स्थापित करना ही मॉडल कहलाता है। जैसे क्या है कि यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने एक मॉडल बनाया है ना। तो अर्थव्यवस्था के ये मॉडल है, तो इसके दो मॉडल हैं मुख्यतः। एक तो सरलीकृत मॉडल है इसका, है ना, सिंपल मॉडल है इसका, और एक दूसरा है आपका पर्यावरण मॉडल कहते हैं इसको, है ना। तो पहले आपको ये मॉडल समझना है ना। देखिए अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कई सारी चीजें होती हैं। उत्पादक होता है, उत्पादन के लिए प्रक्रम होते हैं उसमें, और उसमें उत्पादन के अलावा वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन किया जाता है, और इसके अलावा श्रमिक होते हैं, और कई पूंजी होती है, जमीन होती है, और इसके अलावा धन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सभी तत्व आपस में क्या है, संयोगीकृत आपस में मिले रहते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, यानी कि इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करते, कैसे इंटरेक्शन करते हैं तो इसको समझिए आप। देखिए आपके सामने मैंने एक मॉडल बना रखा है जिसमें क्या है, कई सारी चीजें हैं। तो देखिए इसमें क्या है, क्योंकि आपको पता है एक सरलीकृत मॉडल में क्या होता है कि इसमें जो है सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कौन उत्पादक हो सकता है, कौन उपभोक्ता हो सकता है, तो आप इसको यहाँ पर समझना है ना। देखिए ये आपके सामने कुछ चीजें हैं। ये M1 जो मार्केट 1 है, जो वस्तु है उन सेवाओं का बाजार है, और M2 है वो उत्पादन के कारकों के लिए बाजार है ना। उत्पादन के जो कारक हैं उनके लिए बाजार है ना। अब यहाँ पे E1, E2 और E3 तीन चीजें और हैं। E1 जो है वो उपभोक्ता है, E2 है वो फर्म उत्पादक एवं प्रक्रिया है, ये फर्म है जो उत्पादन करने वाली वो है, और E3 जो है वो संसाधनों के मालिक है। E3 जो है वो संसाधनों के मालिक है, यानी जिनके पास रिसोर्सेस है। और E4 क्या है, यहाँ पर वो केंद्रीय निर्णय करता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो देखिए ये सभी तत्व अर्थव्यवस्था के तत्व कहलाते हैं, किसी भी फर्म के तत्व कहलाते हैं, और इन सभी का अर्थव्यवस्था पर सरलीकृत रूप से प्रभाव या समान रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे कैसे पड़ता है, देखिए कि उपभोक्ता का प्रभाव, मार्केट का जो उपभोक्ता है इसका प्रभाव, ये किसको प्रभावित करता है, ये उत्पादक को प्रभावित करता है। ये उत्पादक को प्रभावित करता है कि वो उत्पादन करे, वस्तुओं का निर्माण करे, और उन वस्तुओं को वो उपभोग करे। तो जब वो वस्तुओं को उपभोग करेगा, इससे वस्तुओं की डिमांड क्रिएट होगी। यानी उत्पादन के लिए क्या कहते हैं, क्या होगा, इसको एक बल मिलेगा उत्पादक को, और वो वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो इससे उत्पादन करने से क्या है, उससे उसके बाजार, उसे एक ऐसे कारक बाजार की चाहिए जरूरत पड़ेगी, उसे एक ऐसे बाजार की जरूरत पड़ेगी जहां से वो अपने उत्पादन के लिए वस्तुओं को एकत्रित कर सके, है ना। तो और एक ऐसे बाजार की जरूरत पड़ेगी जहां पर वो तैयार माल को बेच सके। स्टूडेंट्स को ध्यान से समझना था। तो उसे दो मार्केट की जरूरत पड़ेगी। एक तो वो मार्केट जहां से वो अपने लिए कच्चा माल या फिर और चीजें जो है कलेक्ट कर सके, है ना। जैसे क्या श्रम है, धन है, पूंजी है ना, और इसके अलावा विद्युत है, और कई सारी चीजें होंगी तो उसको यहाँ से मिलेंगी, है ना।
और M2 वो है जब वो तैयार माल को बना लेगा, उसके बाद M2 स्थान पर एक वैसा मार्केट चाहिए जहां पर वो अपने निर्मित उत्पादों को वहां पर वो बेच सके, है ना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर टूटी हुई लाइनें ये किसको बता रही है, सूचना एवं धन प्रवाह को बता रही हैं, और जबकि जो साबुत लाइनें हैं, जो सीधी लाइनें हैं, वे पदार्थ के प्रवाह को बता रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ईथुल कौन है, ये संसाधनों के मालिक हैं, यानी इनके पास जो भी रॉ मटेरियल या कच्चा माल होगा वो इस फर्म को भेजेंगे, है ना। तो जो संसाधनों के मालिक हैं यहाँ पर सामान भेजते हैं M2 में। M2 मार्केट से क्या करता है वो, भाई देखिए ऐसा होता है ना कि जो उत्पादक है, यहाँ पर जो फर्म है, यहाँ पर ये फर्म उत्पादक है, अब E2 है, ये डायरेक्टली तो क्या कहते हैं माल को नहीं मंगा सकता, हो सकता है डायरेक्टली भी मंगा ले, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे मालों को तो नहीं मंगा सकता, कच्चे मालों को, कई सारे मालों को चीज बनाने में कई सारी चीज चाहिए, तो वो सारे मालों को तो E2 नहीं मंगा सकता, इसलिए वो क्या करेगा, वो एक ऐसे बाजार को तलाशेगा जहां उसे सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, कच्चे माल एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए, तो वहां से वो लेगा, है ना। तो ये कच्चे माल जो जहां पर जो मार्केट है M2, यहाँ पर सभी उत्पादन के जो सामान है वो मिलते हैं, तो ये मार्केट भी तो यहाँ से माल लेता होगा, तो ये संसाधनों के मालिक से माल लेते होंगे। जैसे मान लो चूना पत्थर मंगाना है तो उसके पास होगा, है ना, कुछ और किसी से कुछ मंगाना है तो उसके पास होगा, तो यहाँ से इस मार्केट में आएगा, यहाँ से इस फर्म के पास जाएगा, यहाँ से इस वस्तुओं को बनाएगा और वस्तु ला करके इस मार्केट में भेजेगा, है ना, और इस मार्केट में भेजने के बाद उपभोक्ता उसको प्राप्त करेगा। परंतु देखिए इसमें एक केंद्रीय भूमिका E4 की भी है। E4 कौन है यहाँ पर, जो केंद्रीय निर्णय करता है ना, यानी कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। कैसे कर सकती है, टैक्स के द्वारा, है ना। तो कल वो टैक्स लगा सकती है, वो उपभोक्ताओं को E1 को भी प्रभावित कर सकती है, E3 को भी प्रभावित कर रही है, मार्केट M2 को भी प्रभावित कर रही है, M1 को भी प्रभावित कर रही है, और जो फर्म जो उत्पादन कार्य में लगी हुई है इन सभी को प्रभावित कर रही है। कैसे प्रभावित कर रही है, देखिए वो क्या कर रही है, यहाँ से उसे राजस्व मिल रहा है E3 से, क्योंकि ये संसाधनों के मालिक है, यहाँ संसाधन मिल रहे हैं, यहाँ से भी राजस्व मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो मार्केट 2 में जो सामान बिक रहा है उससे भी इसको टैक्स मिल रहा है ना, और E3 से भी जो उत्पादन कर रहा है उस पर भी क्या कहते हैं, क्या होता है, सरकार टैक्स आरोपित कर रही है। फिर जहां पर सामान बिक रहा है वहां से भी टैक्स मिल रहा है, और उसके अलावा उपभोक्ता जो खरीद रहा है उस उपभोक्ता के द्वारा भी खरीदे हुए पदार्थों से उसको टैक्स जा रहा है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक दूसरे सब आपस में एक दूसरे से अंतर संग्रहित है, यानी कि सब एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और सभी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हुए प्रभावित भी कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का एक मॉडल है, इसको कहते हैं सरलीकृत मॉडल। इसके बाद देखिए पर्यावरण मॉडल है, वो क्या है, देखिए आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, रख लीजिए अपने पास समझने के लिए, चित्र बनाने के लिए। वैसे मैं चित्र इसका डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो है वो पर्यावरणीय मॉडल है। तो पर्यावरणीय मॉडल क्या होता है, देखिए ये देखिए मान लीजिए कोई फर्म है ना, और ये है आपका उपभोक्ता एवं संसाधन स्वामी यहां पर, और ये है आपका पारिस्थितिक तंत्र है आपका। अब देखिए इनमें भी इंटरेक्शन होता है, कैसे होता है देखिए, है ना।
आपके सामने मैं चित्र बना रहा हूं, आप समझ लीजिए इसको, है ना। तो देखिए आपके सामने क्या है, एक फर्म है और उपभोक्ता भी है, संसाधन स्वामी भी है और पारिस्थितिक तंत्र है। तो ये भी क्या है, एक मॉडल बन रहा है, देखिए यहाँ पर, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिक तंत्रीय मॉडल। क्या कहते हैं इसको हम, अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकीय मॉडल, या कहेंगे इसको हम इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ओके, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ इकोनॉमी। देखिए अब जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय वर्तमान समय में क्या होता है कि जितने भी उद्योग हैं वो पारिस्थितिक तंत्र से प्रभावित है ना, और उपभोक्ता भी है वो भी पारिस्थितिक तंत्र से प्रभावित है, क्योंकि फर्म उन्हीं वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए। क्योंकि विकसित देशों में अधिकांशतः क्या है, फर्मों के ऊपर दबाव है बहुत बड़ी मात्रा में कि वो जो है पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार ही उन फर्मों को इजाजत मिल रही है जो उन पूरे पर्यावरणीय नियमों को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं, उन्हीं को इजाजत मिल रही है। इसके अलावा वहां के उपभोक्ता भी इतने जागरूक हैं, है ना, कि वो उन्हीं वस्तुओं को खरीद रहे हैं जो पर्यावरण हितैषी है या पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रही है, तो उनका वो कंजप्शन यानी कि उपभोग उसको कम कर रहे हैं। तो फर्म क्या कर रही है यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रही है, और पारिस्थितिक तंत्र क्या करता है यहाँ पर, फर्म को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए एक दूसरे से सब क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से एक पारिस्थितिकीय मॉडल बन जाता है अर्थव्यवस्था का। देखिए हालांकि अभी ये विकसित देशों में है ऐसा मॉडल, अभी भारतीय देशों में या फिर विकासशील देशों में इस मॉडल को आना बाकी रह गया है, परंतु फिर भी इसका आगाज हो चुका है और विभिन्न देशों की सरकारें अब इस पारिस्थितिकीय मॉडल को अपना रही हैं। तो ये इस अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकीय मॉडल है ना। तो ये देखिए ये इसमें दो तीन संबंध होते हैं, एक तो अर्थव्यवस्था का पारिस्थितिकी संबंध होता है और दूसरा अर्थव्यवस्था का सामाजिक संबंध होता है। वो एक अलग चीज है, मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा उसको। इसके अलावा देखिए आपको अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना, ये क्या होती है, देखो इस मॉडल को आप खींच सकते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना ये क्या होती है, देखो देखिए अर्थव्यवस्था, देखिए कुछ भिन्न प्रकार की मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं। इसमें अर्थव्यवस्था है ए बी सी और ये डी, ये अर्थव्यवस्था है। इसके बाद एक अर्थव्यवस्था और है, इसमें है ए बी सी और डी, है ना। एक अर्थव्यवस्था और है, इसमें है ए बी सी और डी, परंतु उनके बीच में क्या है, कुछ अवरोध हैं। देखिए आपके सामने मैंने तीन चित्र बनाए हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था को बता रहा है, ये बंद अर्थव्यवस्था को बता रहा है, बंद अर्थव्यवस्था को बता रहा है। ये बता रहा है आपका खुली अर्थव्यवस्था को, और ये आपको बता रहा है सीमित अर्थव्यवस्था को। ठीक है, ये क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए पहली अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था चार क्षेत्र हैं ए बी सी डी, परंतु इन चारों के बीच में बंद अर्थव्यवस्था है, यानी कि ए बी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बी सी से नहीं कर रहा है, सी डी से नहीं कर रहा, डी ए से नहीं कर रहा है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कोई संपर्क ना हो, माल के लिए वस्तुओं के लिए, है ना, कोई इंटरेक्शन ना हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। इसके बाद खुली अर्थव्यवस्था, देखिए आप ए बी सी डी, इन चारों में इंटरेक्शन हो रहा है आराम से, है ना। क्योंकि देखिए ये जो इंटरेक्शन होता है, जो अनोन्य क्रिया होती है, ये कई कारकों पर निर्भर करती है ना। ये उपभोक्ता के व्यवहार पर भी निर्भर करती है कि मान लीजिए डी का जो बाजार क्षेत्र है, इसके उपभोक्ता यहीं तक से सीमित हो, या उनकी आवश्यकताएं यहीं से पूरी हो जाती हो, या सी से होती हो, है ना, या हो सकता है डी से भी होती हो,
क्योंकि क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था के किसी एक केंद्र पर सभी जो कारक उत्पादन के नहीं मिलते हैं या सभी प्रकार के मटेरियल या सामान नहीं मिलते हैं, तो उपभोक्ता क्या करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं और दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र पर जाते हैं, है ना। तो उपभोक्ता क्या होता है, कभी कभी वो इस क्षेत्र से उस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र पर आते जाते रहते हैं, तो उनमें इंटरेक्शन बढ़ता रहता है। परंतु एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सीमित होता है ना, यानी कि अधिकांशतः मान लो जैसे ए पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो बी पर क्यों जाएगा खरीदने के लिए वो, या हो सकता है कि कोई उसका उपभोक्ता का व्यवहार हो जब कोई बिल्कुल ही क्या कहते हैं मन बना लेगा मुझे बी से ही लेना है, तब जाएगा वो, या डी पर जाएगा या सी पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पहली प्रकार की अर्थव्यवस्था जो आदिम जमाने में मिलती थी, क्योंकि उस काल में क्या होता था, आदि मानव होता था, है ना, तो अर्थव्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं था, तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करते थे। परंतु आज की डेट में अगर देखा जाए तो विश्व अर्थव्यवस्था खुली प्रकार की है, जिसमें क्या है, कोई एक देश के व्यापारी को दूसरे देश में जा सकता है, या एक देश से सामानों की और सेवाओं की आपूर्ति दूसरे देश में आसानी से की जाती है। एक तीसरा मॉडल इन दोनों के बीच का है, जहां पर क्या है कि खुली भी नहीं है अर्थव्यवस्था, बंद भी नहीं है, यानी कि इंटरेक्शन तो है, अनोनी क्रिया तो है, परंतु क्या है, कुछ सीमित मात्रा में है, इसलिए इसको सीमित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का जो है स्थानिक संगठन निर्धारित होता है कि अर्थव्यवस्था जो है स्थानिक रूप पर कैसी है। तो ये है देखिए अर्थव्यवस्था के सरलीकृत मॉडल और स्थानिक संगठन के रूप में है ना। इसके बाद आपको कुछ और चीज पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर इसको बता दूंगा, या आप जैसा कहें बाद में इसको क्लास में भी समझा दूंगा। ओके।